Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with class 11th biology chapter 1, that is the living world. So this is a very short chapter of your class 11th and मतलब बायोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर है, इसको आप कह सकते हो. और साथ ही साथ इसके टॉपिक्स भी इजी होते हैं. अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो वेटेज हो सकता है एग्ज़ाम में इसकी कम आए, बट स्टिल आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो. ठीक है. हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. ये जो दुनिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. इट इज़ वेरी वंडरफुल एंड येस इट इज़. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स क्या होती हैं? जहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है. इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स क्यों बोला है? आप जब चैप्टर 2 पढ़ोगे आपको उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे. उसमें आप एक पढ़ोगे आर्के बैक्टीरिया. ठीक है. आर्के बैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है. बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया होगा वो वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है. एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, कोई ऐसी प्लानट है मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे वोल्केनो है, बहुत एसिडिक कंडीशन है, एसिड रेन हो रही है, ऐसी जगह पे भी आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है. इसलिए हम इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं. सो दिस यू विल बी स्टडीइंग इन चैप्टर 2. तो इसीलिए बोला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. बी इट कोल्ड माउंटेन्स, चाहे वो ठंडे पहाड़ हो, डेसीडियस फॉरेस्ट हो, ओशन हो, फ्रेश वाटर लेक हो, डेजर्ट्स हो, हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हीट जैसा एरिया, यहाँ पे भी हमारे आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. लीव अस स्पीचलेस मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाएं. द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स जो हैं, द वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर. तो कितने प्यारे से एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. The ecological conflict and cooperation among the members of population of a community, or even molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. So the question arises is कि life है क्या? अब ecological conflict क्यों बोला है? तो देखो बेटा, अब दो स्पीशीज़ है. देखो एक चीज़ आपको मैं समझा देती हूँ. स्पीशीज़ होती क्या है ये चीज़ हम पहले ही समझ लेते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती है. कोई भी हमें प्राणी जो दिखता है उसको हम एक स्पीशी बोल देते हैं. जैसे कि इंसान एक प्राणी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब जो इंसान है उसकी स्पीशीज़ उसकी स्पीशीज़ है सेपियंस. ठीक है. और होमो सेपियंस उसका नाम होता है. तो हम इंसान एक स्पीशी है, एक डॉग एक स्पीशी है, एक कैट एक स्पीशी है. अगर हमें कोई इंसेक्ट दिख जाता है, कॉकरोच एक स्पीशी है. सो स्पीशी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है. अब जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस बहुत सारे हैं बट है तो ह्यूमन ही ना. तो स्पीशी सेम है बट स्पीशी के मेंबर्स बहुत सारे हैं. तो दिस इज स्पीशीज मीन. ठीक है. दिस क्वेश्चन क्या है? तो अब ये जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. जैसे एक टाइगर और एक डियर, इट इज़ वेरी मतलब सबको पता है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट है. एक टाइगर जो है वो डियर को मार के खा जाएगा. कॉपरेशन क्या होता है? अब जैसे ह्यूमन बींग्स ही हैं, ये एक दूसरे के साथ मतलब अब चलो ह्यूमन ना लगाओ आप, तो सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते हैं, कॉपरेशन भी होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन जो है वो लाइफ पे अराइज होता है कि लाइफ है क्या. बहुत सारी एक मतलब पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के कई मेंबर्स होते हैं. ठीक है. दिस क्वेश्चन टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, व्हाट इंडीड इज लाइफ. इन रियल लाइफ होती क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर भी दो और क्वेश्चन छुपे हुए हैं. वो क्या है? द फर्स्ट इज टेक्निकल वन. एक है जो बहुत टेक्निकल है, प्रैक्टिकल है, दैट इज एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज ऑपोजिट टू नॉन लिविंग. तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे लाइफ को डिफाइन करना है तो लाइफ का मतलब हो गया लिविंग. ठीक है. तो अगर हम नॉन लिविंग को डिस्क्राइब कर देते हैं कि नॉन लिविंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है, तो उसका ऑपोजिट हो गया लिविंग, उसका ऑपोजिट हो गया लाइफ. ठीक है. द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वन. सेकेंड क्या है? फिलोसफिकल वन है जिसमें ये होता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ.
As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो पर्पस क्या है लाइफ का? एज साइंटिस्ट तो अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया है, दैट व्हाट इज लिविंग. और एनसीईआरटी जो आपकी पहले हुआ करती थी उसमें ये टॉपिक होता था व्हाट इज़ लिविंग का, जिसमें सब कुछ बताया जाता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है. बट सिंस इन्होंने इंट्रोडक्शन से कट नहीं किया है, व्हाट इज़ लिविंग लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. लिविंग में बेसिकली होता क्या है बेटा, कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग. कोई चीज़ लिविंग है यानी उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो लिविंग के ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर ये 5 चीज़ें प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है. पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, देन वी हैव द थर्ड वन दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बाद आता है आपका कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के बाद आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब होता क्या है बेटा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का बढ़ना. अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर ग्रोथ होती है. अब आप लोग बोलोगे कि मैम ग्रोथ तो होती है बट एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है. जैसे हाइट एक टाइम तक बढ़ती है बट उसके बाद हाइट रुक जाती है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी को चोट लग जाती है, अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर उसे चोट लगी है तो उसका क्या होगा, उसकी बॉडी रिपेयर करेगी, उसके सेल्स जो है, टिश्यूज जो है वो रिपेयर होंगे. तो ग्रोथ तो हो रही है. तो ग्रोथ एक फीचर है लिविंग का. ठीक है. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी आप मतलब मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वैसा ही और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना. ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है. ठीक है. तो ऐसे ही जो है अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना, किसकी वजह, तो उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन. तो एक पॉपुलेशन में ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. अगर रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म कर पा रहा है इसका मतलब वो लिविंग है. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अपने बारे में अवेयर हो. ठीक है. ये आपकी बॉडी जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स जो है, आप लोग अपने डे टू डे डिसीजन लेते हो, बट इन जनरल आपकी बॉडी भी डिसीजन लेती है. जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. अगर कहीं पे कट लग जाता है तो आपके प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो फर्दर रिपेयर करते हैं उस सेल को, उस टिश्यू को. तो ये बॉडी भी कॉन्शियसनेस शो करती है. तो हर एक लिविंग फीचर, इवन एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का भी फीचर होता है कॉन्शियसनेस. देन सेल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटा मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्यूलर होगा. यूनिसेल्यूलर से छोटा कोई ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है. तो सेल ऑर्गेनाइजेशन भी होती ही है किसके अंदर, एक लिविंग एंटिटी के पास. अब ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को हम बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि ये वो फीचर है जो सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रेजेंट है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट नहीं है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं होता. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है तो उसके साइटोप्लाज्म में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, और ना ही कोई कॉन्शियसनेस होगा. तो ये जो 3 फीचर्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है कि ये जो है आपके डिफाइनिंग फीचर नहीं होते. जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब इनमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं. जैसे कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग के भी होते हैं. अब कोई पहाड़ है, मतलब पहाड़ इन द सेंस आप कह दो मिट्टी का पहाड़ है. ठीक है. अब अगर उसमें और मिट्टी आके जमा हो जाएगी तो पहाड़ बड़ा हो जाएगा. तो उसमें ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या वो ग्रोथ वैसी ग्रोथ है जो लिविंग में होती है. तो ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, नॉन लिविंग में ना हो. फिर है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन आ जाते हैं. कुछ ह्यूमन्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है, डिजीजेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो ये डिफाइनिंग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं. ये टॉपिक डिलीट हो चुका है बट मैंने स्टिल यहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग मेंशन था, सो फॉर द सेफर साइड आपको बता दिया है.
then diversity in the living world. Let's start with the first topic of the chapter. If you look around, you will see large variety of living organism, be it potted plants, insect, birds, your pet, other animals and plant. हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे कोई पौधा हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, हमारे पेट हो, एनिमल हो या प्लांट हो. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई. नेक्ड आई का मतलब बिना माइक्रोस्कोप की, जो हमारी नॉर्मल आइज होती हैं, नॉर्मली आइज जो है हमारी, उससे हम नहीं देख पाते हैं कई ऑर्गेनिज्म को. जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए, उनको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर है, इतने छोटे हैं, हमें नहीं दिख सकते नॉर्मली, हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा. बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास होते हैं. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज. अब होता क्या है, अगर मैं कहीं किसी जगह पे गई हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने स्पीशीज़ हो सकती हैं, तो स्पीशीज़ में सारे इंसेक्ट्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे. अब मैं गई हूँ वहाँ पे रिसर्च करने के लिए. अब मैंने क्या किया, इतनी सी मेरी जगह थी, मैंने यहाँ पे रिसर्च की. मैंने क्या किया, देखा कई कई स्पीशीज़ को. अब मैंने क्या किया, मैंने अब इतने एरिया में रिसर्च करी, इतना एरिया और एक्स्ट्रा में रिसर्च करी. तो क्या जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया था, या जितने ऑर्गेनिजम्स को मैंने देखा था, क्या मुझे उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे? द आंसर इज़ यस. कॉमन सी बात है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, और अलग वैरायटी के. ज़रूरी नहीं है कि सेम ही देखने को मिल जाए. ठीक है, तो इफ़ यू वर टू इंक्रीज़ द एरिया, अगर आप एरिया बढ़ा दो जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो रेंज है, जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो भी बढ़ जाएगी. ऑब्वियसली इफ़ यू वर विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप एक घने जंगल में जाओगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे नंबर के, बहुत सारे तरीके के काइंड्स, मतलब बहुत सारे वैरायटी के, बहुत सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. कोई प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आप देखोगे. कुछ प्लांट होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ इंसेक्ट टाइप आप कह सकते हो, या कुछ आपको वियर्ड सा लगेगा, वो भी देखने को मिल जाएगा. ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्पीशीज़. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये सारे होते हैं आपके स्पीशीज़. कुछ भी आपको दिख रहा है, आप उसको स्पीशी बोल दो. उस स्पीशी में बहुत सारे मेंबर होते हैं. जैसे टाइगर, एक खुद टाइगर इज़ अ स्पीशी, लायन इज़ अ स्पीशी. अब उनमें बहुत सारी पॉपुलेशन उसकी है, तो वो उस स्पीशी की पॉपुलेशन हो गई. बट अगर हम वैसे स्पीशीज़ की बात करें तो टाइगर एक स्पीशीज़ है, लायन इज़ अ स्पीशी इन इटसेल्फ, मैंगो एक स्पीशी है. ठीक है, पोटैटो एक स्पीशी हो गई. देन ह्यूमन्स इटसेल्फ इज़ अ स्पीशी, कैट इज़ अ स्पीशी, डॉग इज़ अ स्पीशी, काव इज़ अ स्पीशी. देन वीट इज़ अ स्पीशी. जो हाउस फ्लाई होती है इन जनरल, दैट इज़ ऑल्सो स्पीशी. तो मैंने खड़े खड़े आपको मतलब ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते 10 स्पीशीज़ बता दी. तो जो भी अलग वैरायटी का जानवर होता है वो एक स्पीशी कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको हम एक स्पीशी मानते हैं. अब कितनी नंबर ऑफ स्पीशी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, तो इसका डेटा आप अभी पढ़ोगे 12th में. मैं अभी बता देती हूँ. 7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो कहा जाता है कि अर्थ पे है, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ही आइडेंटिफाई हम लोग कर पाए हैं. ठीक है, जबकि 7 मिलियन स्पीशीज़ है. तो the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी हमने डिस्कवर अब तक हम कर चुके हैं. ठीक है, जिसका हमने नाम रख दिया है, जिसे हम देख चुके हैं, जो हमें मिल चुकी है, जिसे हम खोज चुके हैं. स्पीशीज़ जो है ना बेटा, हर स्पीशी के बनने का भी प्रोसेस होता है. जैसे कि बटरफ्लाईज ही होती हैं. अब बटरफ्लाई तो हमने बोल दिया, अब बटरफ्लाई में भी कई अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है. और आप मतलब ये लगा लो, स्पीसीएशन मतलब स्पीशीज़ बनने का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. ये आप 12th में अपने आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. तो इसलिए कि नंबर हमारा चेंज, मतलब स्पीशीज़ नई बनती भी रहती है. ठीक है, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैरायटियाँ. तो अलग अलग तरीके की वैरायटी तो हमें देखने को मिलती हैं. अगर हम 1.7 से 1.8 अलग अलग स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ की पॉपुलेशन नहीं है. जैसे मैंने 10 आपको अलग अलग जानवरों के नाम बताए थे और कहा था, मतलब जानवरों के और प्लांट वगैरह बताए थे और कहा था कि ये 10 स्पीशी मैंने आपको बताई हैं. ऐसी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमें मिल चुकी हैं. ठीक है,
तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है अर्थ पे, और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा वैरायटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसे, या ये वो नंबर है, वो टाइप है ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को। वी शुड रिमेंबर हेयर एज we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। अब होता क्या है, अगर मैंने इस एरिया में रिसर्च करी, मैंने आइडेंटिफाई कर ली यहाँ पे कम से कम 50 स्पीशियाँ, अब मैंने इतने एरिया में रिसर्च करी, तो मेरा ये इतना एरिया जो था ये नया था। अब इस नए एरिया में फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्पीशीज़ मिली, तो टोटल मुझे 60 स्पीशीज़ में ढूंढ चुकी हूँ इस पूरे एरिया के अंदर। अब अगर मैं इस वाले एरिया में जहाँ पे मैंने पहले रिसर्च करी थी, जहाँ पे मुझे 50 स्पीशीज़ मिली थी, अगर मैं फिर से यहाँ पे रिसर्च करूँ तो क्या पता मुझे इस बार मैं नंबर काउंट करूँ तो मुझे 52 स्पीशीज़ देखने को मिले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ स्पीशीज़ ऐसी हों जो मैं काउंट ना कर पाई हूँ, जो मेरी नज़र से छूट गई, ठीक है, दिखी नहीं, ऐसा भी होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ तक कि अगर हम ओल्ड वालों को भी एक्सप्लोर करें, तो नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें मिलते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि अगर किसी एरिया में 100 स्पीशीज़ है तो उसे 100 ही मिले, और वो बाद में आके फिर से काउंट करे तो वो 100 ही हो, या तो नंबर कम होगा या नंबर बढ़ चुका होगा, क्योंकि एक्सटेंशन भी तो होता है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. इस वर्ल्ड में millions of plants और animals हैं। We know that plants and animals in our own area by their local name। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके लोकल नेम्स भी होते हैं। लोकल नेम्स जो है ये वो एरिया होता है, मतलब वो नाम होता है जो जगह जगह बदलता रहता है। जैसे कि इंग्लिश में मैंगो को मैंगो बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, और मतलब एज इन जैसे कद्दू, पम्पकिन को आई थिंक कुछ जगहों पे कद्दू बोला जाता है, कुछ जगहों में पेठा बोला जाता है, राइट। तो अब हम कहीं पे मैं जाऊँ और मैं बोलूँ यार मेरे को कद्दू दे दो, अब वहाँ पे उस एरिया में कद्दू नहीं बोलते, वो लोग पम्पकिन को बोलते हैं पेठा। तो अब तो वो मेरे को वो कहेगा यार ये कद्दू कद्दू क्या बोल रही है, कद्दू होता क्या है, उसे तो पता ही नहीं। जिस भी दुकानदार से मैं पूछ रही हूँ भाई मेरे को ये दे दो, तो लोकल नेम्स क्या होते हैं ना कि जगह के साथ साथ बदलते रहते हैं। और फिर आप तो हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, हम तो साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जाऊँ, अब जैसे भिंडी है, लेडी फिंगर है, उसको कोई भिंडी बोल रहा है, मतलब अगर हम लैंग्वेज में भी देखें, लेडी फिंगर को लेडी फिंगर के साथ साथ ओकरा भी कहा जाता है, राइट। तो लोकल नेम्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं, जगह जगह बदलते रहते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, सेम कंट्री में भी कहीं एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अब हमें पता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमारे पास है, हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास है तो 7 मिलियन माना जाता है, पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमें मिल चुकी है। अब मुझे इसका नामकरण करना है। अब साइंटिस्ट ने स्पीशी का नाम तो रख दिया, लेकिन वो उसने नाम रखा है अमेरिका में, वो आया इंडिया। अब इंडिया में वो स्पीशीज से नाम बोल रहा है, अब इंडिया के साइंटिस्ट को तो समझ ही नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट ने उसका नाम अलग रखा हुआ है। तो होता क्या है कि अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग नाम से नहीं बोला जाता, एक कॉमन नाम, एक साइंटिफिक नेम, उसका रूल होता है। उस रूल के बेसिस पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, नाम देते हैं किसी स्पीशी को और उसको रजिस्टर करवा देते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और फिर सारे भी जितने वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट होते हैं उनको यही बताया जाता है कि इस स्पीशी का ये नाम है। जैसे कि मैंगो, जिसे हम मैंगो बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये नाम है किसका? मैंगो का। अब मैं चाहे ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ, चाहे मैं कनाडा चली जाऊँ, चाहे मैं इंडिया चली जाऊँ, चाहे इंडिया में तो हुई, मतलब कहीं भी जाओ, मैंजीफेरा इंडिका का मतलब मैंगो ही होता है, ठीक है। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism। तो हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पता स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि ये कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का नाम
साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो वो मैंजीफेरा इंडिका है, तो हर जगह मैंजीफेरा इंडिका ही रहे और उसका मतलब ये हो कि हम आम को ही रेफर कर रहे हैं। सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। किस चीज़ का? दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. अब नामकरण उसका कैसे रखते हैं? कुछ बेसिस होते हैं। अगर आपने उसको डिस्क्राइब करेक्टली किया है, मतलब कि ढंग से उसको देखा है, उसको पहचाना है कि इसके चार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट है तो उसके 4 पैर हैं या उसके विंग्स हैं या उसके फीचर्स कैसे हैं, एंटीना है या नहीं है, तो आपने अगर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ टू अटैच्ड, और हमें पता है कि हमें इसको क्या नाम देना चाहिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। When the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, this is identification. तो नामकरण और आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे करते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. अब ऐसा तो होता नहीं है कि साइंटिस्ट पहले कोई स्पीशी ढूंढे और उसके बाद जाके एक कोई कॉमन साइंटिस्ट हो उसको जाके बताए और वो साइंटिस्ट नामकरण करे। नहीं, जो साइंटिस्ट नई स्पीशी ढूंढता है वो स्पीशी का नाम खुद रखता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स इनके डिसाइडेड होते हैं। इन रूल्स के बेसिस पर ही साइंटिस्ट जो है वो नाम रखते हैं स्पीशी का जो उन्होंने डिस्कवर करी होती है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। इन्होंने क्या किया है, प्लांट को अगर नाम देना है तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ क्राइटेरिया जो है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है और ये उसको फॉलो करते हैं। सारे साइंटिस्ट इस पर अग्री करते हैं और इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। Which is provided in International Code of Botanical Nomenclature. ICBN जो है is the short form and the entire name is International Code of Botanical Nomenclature. ये क्या करती हैं? ये कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं जिसके बेसिस पर ही साइंटिस्ट जो है वो किसी नई स्पीशी का अगर कोई प्लांट मिलता है तो उसका नाम रखते हैं। ठीक है, देन आप ये सोचोगे कि प्लांट के लिए तो ICBN है, अब एनिमल का नाम रखने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रूल्स बताती है जिस पे सारे साइंटिस्ट अग्री करें कि हाँ हम सारे रूल्स का ध्यान रखते हुए ही नाम रखेंगे उस स्पीशी का जो हमने आइडेंटिफाई करी है, जो हमें नई मिली है, जिसका नाम पहले नहीं रखा गया है। तो एनिमल टैक्सोनमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. Scientific name क्या इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है सिर्फ एक ही नाम हो। लोकल नेम्स बहुत सारे हो सकते हैं पर उसका साइंटिफिक नेम एक ही हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी इंसान हो वो सेम नाम बताए, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो एक चीज़ का एक ही नाम होना चाहिए। जैसे मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका ही होगा, तो मैं अगर कहीं पे भी चले जाऊँ वर्ल्ड में एंड आई वांट कि मुझे जो है साइंटिफिक नेम के थ्रू मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, तो मैं मैंगो का डिस्क्रिप्शन बताऊँगी तो वो समझ जाएंगे दैट आई एम रेफरिंग टू मैंजीफेरा इंडिका ओनली। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और ऐसा नाम जो है वो किसी और का नहीं होना चाहिए, ये एक लौता नाम होना चाहिए और एक ही का होना चाहिए। अब जैसे नाम बड़े कॉमन होते हैं, जैसे माय नेम इज़ इशिका, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही इशिका एग्जिस्ट करती है, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका नाम इशिका होगा, बट मैं अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है। अब सेम कन्फ्यूजन जो है वो साइंटिस्ट जो है स्पीशीज़ में ना कर दें, तो ये कुछ रूल्स सेटअप किए गए हैं। बॉटनी यानी कि प्लांट रिलेटेड नॉमेनक्लेचर के लिए ICBN, एनिमल यानी कि जूलॉजी के लिए ICZN। ठीक है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर ही साइंटिस्ट नाम रखते हैं। ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट। अब जो भी नाम होता है ना, जैसे मैंने मांजीफेरा इंडिका बताया था, ये मैंगो का नाम था। तो कोई भी नाम जो भी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कॉम्पोनेंट होते हैं। एक होता है जेनरिक नेम, जेनरिक नेम को हम जीनस भी बोलते हैं। एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम को हम जीनस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट होती है आपकी स्पीशीज़, ठीक है। क्या होती है? कहाँ पर बताऊँ? स्पीशीज़, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय का मतलब भी होता है दो, ठीक है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इस प्रोसीजर को बोला हुआ है जिसके अंदर जो है दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी एक जने के नाम के, ठीक है। एक होता है उसका जेनरिक नेम यानी कि उसके जीनस का नाम, दूसरा होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उसकी स्पीशीज़ का नाम। अब स्पीशीज़ तो आपको पता है, अब ये जीनस क्या होता है तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझते हुए चलो, आगे हम समझेंगे कि जीनस क्या होता है, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनियस। अब कैरलस लीनियस जो है, इन्होंने ये सिस्टम दिया था नाम रखने का, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसी रूल को फॉलो करते हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट, और ये सबको कन्वीनियंट लगता है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। अब हम देखते हैं कैसे ये एक बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। वाइल इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इंडिका जो है वो स्पीशीज है, मैंजीफेरा जीनस है, और मैंजीफेरा इंडिका पूरा जो है वो नाम है किसका? मैंगो का जी। और स्पीशीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि इंडिका इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशी और अ स्पेसिफिक एपिथेट। अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल रूल्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वो रूल्स क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकल नेम है ना, ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए जाते हैं। कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज में। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप को नोटिस करोगे कि जो इंग्लिश है वो दो तरीके की होती है, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार नहीं, यूजुअली इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रबर, इरेज़र, ठीक है, और जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। तो अगर हम डेड लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो डेड लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर 100 साल पहले लैटिन लैंग्वेज के अंदर किसी साइंटिस्ट ने कोई आर्टिकल लिखा है, तो 100 साल बाद अगर आज की डेट में कोई साइंटिस्ट उस आर्टिकल को पढ़े तो वो वही समझेगा जो उन साइंटिस्ट ने लिखा है, क्योंकि उसने लैटिन में लिखा है। साइंटिस्ट को लैटिन आती है, वो उसको पढ़ेगा, और लैटिन एक डेड लैंग्वेज है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। दिस इज़ द रीज़न कि लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों हमारे बायोलॉजिकल नेम्स हैं। और जब हम इसको लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, तभी मैंजीफेरा इंडिका जो है वो ऐसे इटैलिक्स में लिखा हुआ है। बुक ने जानबूझ के नहीं लिखा, नाम लिखते ही ऐसे हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं, और इटैलिक्स में लिखते हैं, ये शो करता है कि ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए हुए शब्द हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name when handwritten or printed in italics to indicate their Latin origin. तो होता क्या है, जब टाइपिंग करते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं किसको? जो नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, और अगर हम हाथ से लिखते हैं उसे तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंजीफेरा इंडिका लिखा तो मैंजीफेरा और इंडिका, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या डिनोट करता है? जीनस डिनोट करता है। स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, मतलब मैंजीफेरा इंडिका लिखूंगी तो एम कैपिटल से शुरुआत होगी। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, जैसे कि इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज है, तो आई जो है वो क्या है?
स्मॉल में हमने लिखा है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल दिस. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म. एब्रिवेटेड फॉर्म मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. तो लिनन, तो कार्लस वॉन लीनियस जो है, जिन्हें कैरलस लीनियस भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, बायनॉमिनल के कॉन्सेप्ट से ये इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और इतने ज़्यादा सीरियस और मतलब डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर कि इन्होंने खुद का नाम, इनका जो नाम था वो था कार्ल वॉन लीनियस. तो इन्होंने अपने नाम को चेंज करके कैरलस लीनियस कर लिया था. ठीक है. तो लीनियस का लिन जो है वो एब्रिवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखा जाता है. तो जनरली क्या होता है, अगर मांजी फेरेंडी का लिखा है तो भी करेक्ट कंसिडर होगा. अगर उसके आगे लिन लगा दिया जाता है क्योंकि लीनियस ने ये नाम दिया था तो भी ये करेक्ट ही माना जाएगा. लेकिन अगर MCQ आ जाए उसमें ये ऑप्शन भी हो और ये ऑप्शन भी हो तो हम मोस्ट करेक्ट के लिए जाएंगे. सो दिस वन विल बी द राइट आंसर. नीट में भी एक PYQ है, उसमें उन्होंने यही किया हुआ है कि दोनों ही ऑप्शंस में दे दिए. सो विल गो फॉर द मोर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस वुड बी द मोर करेक्ट आंसर. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. तो अब क्या होता है, अगर नाम एंड में लिख देते हैं उससे ये पता रहता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले स्पीशी को डिस्क्राइब किया था. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. अब हर एक ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन किया. क्या किया, क्लासिफिकेशन किया ताकि हम स्टडी कर पाए बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स की. क्लासिफिकेशन इज the process by which anything is grouped into convenient categories. अब देखो, एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारी क्लासेस होती है, नर्सरी KG होती है. उनमें क्या होता है, वो किस बेसिस पे क्लास बनाई गई है कि हर क्लास का बच्चा जो है वो सेम बुक्स पढ़ रहा है. फर्स्ट क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उनकी बुक सेम होगी, सेकंड क्लास के सारे बच्चों की सेम बुक होगी, 12th क्लास के सारे बच्चों की सेम बुक होगी, 11th के सारे बच्चों की सेम बुक्स होंगी. राइट. तो इस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि एज जो है वो तो बच्चों की वेरी करती है. अब जैसे क्लास 12th में कोई बच्चा 16 का होगा, कोई 17 का होगा, कोई 18 ईयर्स का होगा. ठीक है. तो अब इस वजह से क्लासिफिकेशन एज के बेसिस पे तो नहीं हो रही. जो क्लासेस आपको अलॉट हुई है वो एज के बेसिस पे तो नहीं हो रही है, हाइट के बेसिस पे भी नहीं होते. किस बेसिस पे होती है कि आप बुक्स जो है वो एक ही तरह का करिकुलम आपका सेम है. तो क्लासिफिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. तो हमने ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया. अब प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो हम इसमें फर्दर जो है डिविजन कर देते हैं. सिमिलरली एनिमल्स में भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं. तो वो साइंटिफिक जो है कैटेगरीज जिसमें हम डिवाइड करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं. तो क्लासिफिकेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम कन्वीनियंट कैटेगरी में जो है कैटेगराइज करते हैं नामों को बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकोगनाइज सम ग्रुप सच एज प्लांट्स, एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट. इनको हम रिकोगनाइज कर सकते हैं. क्यों कर सकते, क्योंकि हमने इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि जो लोग जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स का एक फीचर होता है कि जो लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखते हैं उनको हम डॉग बोलेंगे. ठीक है. द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएटेड सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. अगर मैंने बोला प्लांट तो हमारे दिमाग में इमेज आएगी कि एक पौधा होगा जो लगा हुआ होगा, ग्रीन कलर का होगा, अलग अलग उसकी शेप भी हो सकती है, हाइट भी अलग अलग हो सकती है. व्हाट डू यू सी, व्हाट सीन व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग. अब अगर डॉग के बारे में जो है आप जो है सोचो तो आपके दिमाग में डॉग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है या डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. नो, कैरेक्टरिस्टिक आएंगे मॉर्फोलॉजिकल जो आपको दिखते हैं. ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. अब अगर मैं बोलूँ कि आपको डॉग इमेजिन करना है तो आप डॉग ही इमेजिन करोगे, आप कैट इमेजिन नहीं करने लगोगे. अगर मैंने बोला ह्यूमन इमेजिन करना है तो प्लांट इमेजिन नहीं करोगे, ह्यूमन ही करोगे. इफ़ वी वर सपोज टू थिंक ऑफ एल्साटियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हम एल्साटियंस की बात करें तो हमें पता है कि किसकी बात हो रही है. सिमिलरली अगर मैमल्स बोलेंगे तो हमें पता है कि एक ऐसा एनिमल जिसके पास एक्सटर्नल ईयर्स हो, बॉडी हेयर हो, और फीमेल अगर है तो उसके पास मैमरी ग्लैंड्स हो. और मैमल जो है वो डॉग भी होते हैं. ठीक है. मैमल जो है वो एक ह्यूमन भी होता है.
right? तो external ears and body hair. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, अगर wheat के बारे में बात करेंगे तो wheat plant आपके दिमाग में आएगा, rice का पौधा नहीं आएगा या कोई और plant नहीं आएगा. Hence all these dogs, cat, mammal species, rice plants, animal etc. are convenient categories. ये एक category है, ठीक है, जिसमें वो सारी पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है. वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा. तो टैक्सा क्या होता है? एक कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टैक्सा. और इस टैक्सा का स्पेसिफिकली नाम क्या है? स्पीशीज. डॉग इज इन इटसेल्फ इज अ स्पीशी, ठीक है. वीट इन इटसेल्फ इज अ स्पीशी. ये मैं आपको और डिटेल में भी आगे पढ़ाऊंगी. Here you must have recognized that taxa can indicate categories at different levels. अगर मैं plant बोल रही हूँ तो वो भी एक taxa है, wheat बोल रही हूँ वो भी एक taxa है, similarly animal, mammal ये भी taxa है. अब देखो बेटा, इसमें क्या हो गया, अगर मैं dog की बात कर रही हूँ, dog भी एक taxa है और mammal भी एक taxa है. लेकिन mammal जो है, mammal में dogs भी आते हैं और humans भी आते हैं, ठीक है. तो human in itself is also a taxa, डॉग इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ टैक्सा, और दोनों को मिला के अगर मैमल बनते हैं तो मैमल इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ टैक्सा, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी हम आगे और पढ़ते जाएंगे, सो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी. अगर आपको अभी ये टॉपिक समझ नहीं आया, डोंट वरी, अभी आगे और समझ में आ जाएगा. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. अब डिफरेंट लेवल क्यों बोला बेटा? क्योंकि ना हमारी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें ये वाला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम, ठीक है. जब हम ये चीज़ पढ़ लेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी टैक्सा वाले टॉपिक में, ठीक है. मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, डोंट वरी. फिलहाल हम आगे देखते हैं. Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. तो जो classification का process है उसको हम taxonomy बोलते हैं, जिसमें external और internal structure दोनों को ही देखा जाता है. Cell structure भी देखते हैं और developmental process भी देखते हैं, ecological information भी देखते हैं, और ये हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनाता है. अब ये सब क्या हुआ, देखो समझाती हूँ. एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बाहर से देख के दिख रहे हैं, बाहर से देख के हम समझ पा रहे हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया? अनाटमी. क्या आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर में? आपकी अनाटमी, ठीक है. अनाटमी मतलब पूरे अंदर का ढांचा आप पढ़ रहे हो, पूरी बॉडी पढ़ रहे हो आप. फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बारे में. डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब चाइल्ड डेवलप होता है तो वो किस स्टेजेस से पास होता है. इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं. और ये जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पार्ट है. हेयर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी में प्रोसेसेस है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. टैक्सोनॉमी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. इंसान हर चीज़ को जानना चाहता है, तो वो हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में इंटरेस्टेड है. पर्टिकुलरली जब कोई एनिमल उसके खुद का हो, जैसे कि यूज काउ. इन अर्ली डेज मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था? ह्यूमन बींग्स इन अर्ली डेज, ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. इसके लिए ह्यूमन बींग को कुछ ना कुछ चाहिए होता था, मतलब ज़रूरतें थी उसकी, तो वो जानवर पे भी, प्लांट पे भी डिपेंड रहता था. एंड शेल्टर. हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि यूजेस के बेसिस पर जो है ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डॉग है उसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता था. लॉयल्टी जो है डॉग्स की होती थी कि डॉग्स क्या होता था, अगर कोई थीफ है तो भौंक दिया करते थे. फायर का यूज़ किया जाता था, अगर आप किसी जंगल जैसी जगह में रह रहे हो तो अगर आग जला के सो रहे हो तो जानवर जो है वो कभी कभार उससे डर के जानवर डर जाया करता था, राइट. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also relationship among them. This branch is referred to as systematics. The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. अब देखो इसमें है क्या. सिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी इवोल्यूशनरी, मतलब कि होता क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक स्पीशीज़ का उसके एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन है. जैसे कि माना जाता है दैट ह्यूमंस जो हैं वो इनिशियली गोरिल्ला से बने हैं,
ठीक है, गोरिल्ला जो है वो सेवरल स्टेजेस से पास हुए हैं, उसके बाद जाके उनका पॉस्चर इरेक्ट हुआ है, बॉडी हेयर थोड़े कम हुए हैं, तो वो आज की डेट मतलब आज की डेट में वो ह्यूमन मतलब प्रेजेंट टाइम में ह्यूमंस जो हैं वो आए हैं बहुत टाइम पहले। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मुझे देखना है कि हमारी कितनी सिमिलैरिटी है डॉग के साथ, ह्यूमंस की कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है कैट्स के साथ, तो वो सब भी आज की डेट में डिराइव किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है। और सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब जो इनिशियली वर्ड था सिस्टमा, और सिस्टमा नेचुरे जो है वो लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन में, कार्ल वॉन लीनियस जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में यूज़ किया था सिस्टमा नेचुरे। और आज के टाइम में जो सिस्टमैटिक्स है वो है टैक्सोनॉमी प्लस ऑल द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट वरी अगर आपको टैक्सोन वाला और ये कुछ भी समझ नहीं आया, इन द नेक्स्ट पार्ट हम इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, जब एक बार मैं आपको ये बता दूंगी ना कि ये कैसे कैसे होते हैं, तो टैक्सोन क्या और मतलब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो चिंता मत करना, यहाँ पे फिर से टैक्सोन टैक्सा वाला टॉपिक है, फिर से टैक्सोनमी वाला टॉपिक है। सो डोंट वरी कि अभी समझ में नहीं आया तो हमें चैप्टर नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, लिखा है ज़रा, थैंक यू सो मच एंड बाय।